औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो बहुत अहम है। इसको एंड तक देखिए तफ़सील से, और जहाँ पे ज़रूरत हो नोट्स ज़रूर बनाइए, और अगर समझ ना आए तो रिवाइंड करके बार बार देखिए। आज मैं बात करने लगा हूँ मेटाबॉलिक इल हेल्थ के बारे में। मेटाबॉलिक इल हेल्थ क्या है, क्यों है, और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हमारे जिस्म के अंदर 3-4 बड़े-बड़े सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जो कि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ काम करते हैं। आसाबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम, जिसमें दिमाग है, नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सेंस और मोटर दोनों चीज़ों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। उसका एक सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो मैदा, इंटेस्टाइन्स और उन चीज़ों को, निज़ाम हज़म को रेगुलेट करता है। इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें दिल आता है, बड़ी बड़ी रगें आती हैं, आयोर्टा है, सबक्लेवियन आयोर्टा है, एब्डोमिनल आयोर्टा है, और इंफीरियर वीना केवा है, सुपीरियर वीना केवा है, यानी कि आर्टरीज का निज़ाम है जो दिल से खून लेके बाकी जिस्म में जाते हैं। वेन्स का निज़ाम है जो दिल की तरफ ब्लड, गंदा खून लेकर आते हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि ऑक्सीजन जिस्म के अंदर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाता है। निज़ाम हज़म हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, इसके अंदर मैदा है, अंतड़ी हैं, हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो हज़म होती है। मैदे में कुछ हज़म होती है, कुछ अंतड़ियों में हज़म होती है। फिर हेपेटो बिलियरी सिस्टम है जो कि मैदे से हज़म शुदा ग़िज़ा को जिगर में ले जाके वहाँ पे फिर आके मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनाता है, फैट से फैटी एसिड्स बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर वहाँ से उनको आगे सब सेलुलर लेवल पर ले जाकर एनर्जी जनरेट करने का ज़रिया बनाता है। डिफरेंट कंपाउंड्स उसके बनते हैं। इसी तरह हमारा जो रीनल सिस्टम है वो गंदे मवाद को जिस्म से खारिज करता है, यूरिन बनाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे आगे हमारी नस्ल इंसानी चल रही है। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम निज़ाम रखे हुए हमारे जिस्म में, मगर ये तमाम के तमाम निज़ाम एक बुनियादी इकाई से बनते हैं जिसको हम सेल कहते हैं, छोटा सा खुलिया, छोटा सा जर्रा। और जब भी बीमारी लगती है तो वो उस सेल के अंदर सेलुलर लेवल पर लगती है, ये सब सेलुलर लेवल पर सेल के अंदर लगती है बीमारी, या बीमारियां कह लें, या इरेगुलरिटीज कह लें। और फिर वो बीमारियां आगे टिश्यूज में आती हैं। टिश्यूज के बाद वो बीमारियां फिर जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स में आती हैं, और उनकी फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस या उनकी हमें अलामात जाहिर होती हैं। तो यूं कह लें कि पेशाब का बार बार आना डायबिटीज़ की वजह से है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ उसकी वजह है। टाइप 2 डायबिटीज़ उस बीमारी का इजहार है, लेकिन बीमारी तो सेल के अंदर है। इसी तरह दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं, दिल की सप्लाई, खून की सप्लाई दिल को कम होती है, और उसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या और जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बीमारियों का इजहार है। बीमारी असल में सेल्स के अंदर है। तो सेल्स के अंदर जो बीमारी होती है, जिससे फिर आगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं, अब वो 7-8 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। उनमें पहला प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन है, सोजश है। जो सेल के अंदर के जो जर्रे हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, जिस सोजश हो जाती है। ये सोजश क्यों होती है? ये सोजश हमें हो रही है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, माहौल के अंदर मुख्तलिफ पोल्यूशंस हैं, उनकी वजह से ये सोजश हमें हो रही है। वो पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, फार्मास्यूटिकल से निकलते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से निकलते हैं। उनको हम कहीं इंजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं, या उनको हम इनहेल करते हैं। फर्टिलाइजर्स, या जो हम मुख्तलिफ सब्जियां फल खाते हैं, इनके ऊपर जो स्प्रे होते हैं उनके अंदर वो केमिकल्स होते हैं, तो वो सारे के सारे इन्फ्लेमेशन कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो सेल के अंदर हो रही होती है, जो हम शुगर्स खाते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके
वजह से उन शुगर्स का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कुछ हिस्सा ग्लाइकेशन में तब्दील हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या एज। तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है कि शुगर बॉन्ड बनाती है, जोड़ लेती है अपने आप को प्रोटीन्स के साथ या लिपिड्स के साथ, बगैर किसी एंजाइमेटिक या नेचुरल या केमिकल रिएक्शन के डायरेक्टली अटैच होके, बजाय इसके कि उनको किसी तरीके से फ़ायदेमंद तरीके से यूटिलाइज करे, उनको डीएक्टिवेट कर देती है, उनको एक जगह पर रोक देती है। और इसको हम कहते हैं मिलार्ड फिनोमिना, या इसको हम कहते हैं एजिंग फिनोमिना। ये जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, ये जो बुढ़ापा आता है, ये जो अंदर के ऑर्गन्स का रंग तक तब्दील हो जाता है, ब्राउन रंग की हो जाते हैं, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? उस ग्लाइकेशन की वजह से। फिर सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को रेब साइकिल के जरिए मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजार के एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनाया जाता है मोनोफॉस्फेट से, और इस प्रोसेस में कुछ ऐसे केमिकल्स या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन प्रोसेसेस या सब्सटेंसेस निकलते हैं जो कि सेल के लिए अच्छे नहीं होते, उनको सेल में नहीं होना चाहिए, या उनको लिक्विफाई कर जाना चाहिए, या उनको डीएक्टिवेट होना चाहिए। जब वो डीएक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि हमारी ग़िज़ा में एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे नहीं होते, वो सेल के अंदर ही पॉइजनस सब्सटेंसेस मौजूद रहते हैं और सेल के फंक्शंस को डाउन कर देते हैं। फिर आता है जी, इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया सही काम ही नहीं कर रहा। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिसफंक्शन कर देती हैं, कुछ पोल्यूशंस ऐसे हैं जो कि उसको, उसके फंक्शंस को तबाह कर देते हैं। इसी तरह कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे माइटोकॉन्ड्रिया सही काम नहीं करता। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोगों को जेनेटिकली ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनके माइटोकॉन्ड्रिया सही तरीके से काम नहीं करते, उनको मोटापा जल्दी आ जाता है, वो कुछ ना भी बेहतियाती करें फिर भी मोटे हो जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन एक और वजह है। उसके बाद आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन दो काम करती है। ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाती है, सेल्स को कहती है कि अब तुम स्टोरेज मोड में जाके फैट बनाओ। सेल्स एक वक्त आता है कि उनको ग्लूकोज की जरूरत नहीं, उनके अंदर का, या हमने खा बहुत ज्यादा लिया, हमने मूवमेंट नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, तो सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो जो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज को अंदर आने देते हैं, तो वो टोटल रिसेप्टर्स का 60% होते हैं। 40% रिसेप्टर्स रिएक्टिव होते हैं एक्सरसाइज करने से। जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सारा लोड इंसुलिन वाले रिसेप्टर्स पर पड़ेगा और ग्लूकोज अंदर नहीं आ सकेगा। जब ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा तो इंसुलिन ज्यादा पैदा होगी, पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाएगा ताकि ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में ना रहे, वापस सेल्स के अंदर चला जाए। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक वजह हो गई। उसके बाद आ गई जी मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी। सेल्स के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल से बनती है। मेम्ब्रेन का काम क्या है कि कुछ चीज़ें सेल के अंदर जाएं, कुछ चीज़ें सेल के बाहर जाएं। जहाँ पे मेम्ब्रेन इनस्टेबल होगी वहाँ पे वो जो कंट्रोल और बैलेंस है वो सही नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें सोडियम, पोटेशियम या कुछ और सब्सटेंसेस फ्रीक्वेंटली जिन्हें एक ख़ास स्पीड और रेशो से अंदर जाना चाहिए, वो उनकी रेशो और स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी। ख़ास तौर पर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जब अल्जाइमर डिजीज होती है तो ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन जो है वो इनस्टेबल हो जाती हैं। इसी तरह मैथिलेशन एक फिनोमिना होता है जो कि डीएनए से जब क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है वो एक ख़ास रूल और रेगुलेशन के तहत आगे मैसेंजर आरएनएज और ट्रांसफ़र आरएनएज को मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाने का कहता है, और जब वो मैथिलेशन हो जाती है तो फिर उसका वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। मिथाइल ग्रुप्स अननेसेसरली गलत जगह पर अटैच हो जाती हैं और वो उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? प्रोटीन्स ही गलत बनती हैं, ये प्रोटीन्स अनफोल्ड नहीं हो सकती और फिर आगे
या प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा बन जाती हैं, जैसे कि होमोसिस्टीन है, और फिर उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है? मिथाइलेशन से। इसी तरह सेल के अंदर राइबोसोम्स, छोटे छोटे जर्रे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, जो कि सेल के अंदर मौजूद गंदे मवाद को, जो कि सेल खुद बनाता है या बाहर से आ जाते हैं, उनको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेजी। सेल के अंदर अगर गैर जरूरी तौर पर प्रोटीन ज्यादा बनने लग जाए, उनको भी वो डिस्टेबलाइज कर देते हैं, उनको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, उनको डीरेगुलेट कर देते हैं, खा जाते हैं। जब ये काम नहीं होता ऑटोफेजी का, तो वो सारे गंदे मवाद सेल के अंदर ही जुड़े रहते हैं, सेल के अंदर मौजूद होते हैं, सेल के फंक्शंस उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारे 7-8 किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका एक कैस्केड बनता है और ये मेटाबॉलिक इल हेल्थ कहलाता है। इससे फिर आगे टाइप 2 डायबिटीज, इससे फिर आगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, इससे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इससे फिर अल्जाइमर, इससे डिमेंशिया, इससे पार्किंसनिज्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इवन इसी से कैंसर भी हो जाता है। तो अब क्यों ये हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा मुजरिम शुगर, टेबल शुगर, उसका गैर जरूरी इस्तेमाल, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, बाजारी खाने, बर्गर, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, ट्रांस फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फूड के अंदर मिलावट, केमिकल्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ये शॉपरों का इस्तेमाल, ये प्लास्टिक का इस्तेमाल, एक नहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे गैर ज़रूरी केमिकल्स हैं जो हम अंदर ले जा रहे हैं, और ये अंदर जाके हमारे जिस्म में हमारे सेल्स को तबाह कर रहे हैं। इनसे हमने बचना है, रिवर्स करना है। 2 मैकेनिज्म्स हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो इन 8 में से 4 चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ एक्सरसाइज से। इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ऑटोफेजी बेहतर हो जाएगी। ये एक्सरसाइज से हो जाएगी। अगर हम डाइट की एहतियात करेंगे और उसमें जंक फूड नहीं लेंगे, होल फूड लेंगे, होल सब्सटेंसेस लेंगे, शुगर्स को ख़त्म कर देंगे अपनी फूड में से, और कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम कर देंगे, 10% 5% तक ले आएंगे, प्रोटीन्स और फैट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जिस्म में माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पर ग्लूकोज की बजाय एनर्जी कीटोन्स से आए और हमारा बॉडी जो है वो नेचुरल कीटोसिस में रहे, तो ये सारी की सारी चीज़ें उस तमाम फिनोमिना को रिवर्स करेंगी। याद रखें, जब तक सेलुलर लेवल पर ये बीमारियां ठीक नहीं होंगी, तो ये जो एक मिथ है कि जी वो मेरी शुगर ख़त्म होगी, शुगर ख़त्म नहीं होगी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर नहीं होगी जब तक कि सेलुलर लेवल पर ये तमाम चीज़ें ठीक नहीं होगी। एक्सरसाइज करना पड़ेगी, हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन, रोज़ाना कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं कर सकते तो 8-10 हज़ार स्टेप्स ही ले लें, और कुछ नहीं कर सकते तो स्लो वॉक करें ताकि कॉर्टिसोल का लेवल कम हो, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़े, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा आए। ये तमाम फैक्टर्स मिल के इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अजीज़ों दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।